कि आपने अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? अभी फ़िलहाल नॉलेज क्योंकि हर जगह पे अवेलेबल है, शायद हमारे ज़माने में उतना यस, ईज़िली नहीं था। अवेलेबल नहीं था। आज तो यूट्यूब है, रील्स है, इंस्टा है, फेसबुक है। तो आपकी जो कंसल्टिंग फर्म है, उसकी शुरुआत कब और कैसे की आपने? जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने एक जॉब से शुरुआत की थी, फिर मैंने खुद का बिज़नेस किया जो उतना सफल नहीं रहा, पर वो छोटे से फेलियर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, तो मैंने वापस फिर अपनी जॉब स्टार्ट की। हर एक बिज़नेस की सफलता का सीक्रेट रहता है उसकी कोर वैल्यू। तो आपके बिज़नेस की कोर वैल्यू क्या है? जिस तरह के हम सर्विसेज डिलीवर करते हैं, स्ट्रेटेजिक सर्विसेज हम लोग जो देते हैं, उसमें तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम लोग डेटा को प्योरली एनालाइज़ करते हैं और वो कहावत है कि जो बेटा नहीं बोलता है, वो डेटा भेज देता है। अभी आपकी कंपनी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछना है कि आप आने वाले 5 सालों में आपकी जो कंपनी है एक्सियन कंसल्टिंग, यस। इसको कहाँ पे देखना चाहते हो? आपका खुद का विज़न क्या है? जी, मेरे बिज़नेस के मेन 3 कोर वैल्यूज़ हैं, इंटीग्रिटी, इम्पैक्ट एंड इनोवेशन। तो आपने एक बहुत ही अच्छा शब्द आप बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं ऑडिटिंग, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग। यस। सो एचआर ऑडिटिंग यानी क्या है? उसका मतलब क्या रहता है और उससे क्या-क्या बेनिफिट होते हैं? आज के टाइम के एचआर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और वो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा और फास्ट ग्रो करने में हेल्प करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और एम्प्लॉयी रिटेंशन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी कंपनी को ग्रो करने के लिए। 100%। उसके बारे में आपका क्या मानना है? हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करने में विश्वास रखते हैं कि जो आज तक ऐसी प्रैक्टिसेस मार्केट में रन नहीं हुई है, वैसे क्या इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हम हमारे क्लाइंट को दे सकते हैं, उसके ऊपर हमेशा हमारा फोकस रहता है। आपने बताया कि एचआर का जो रोल है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो गया है, बदल यस। गया है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रोथ में एचआर का क्या रोल होता है? कि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो मोस्ट प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, उसको उतनी ही वैल्यू दीजिए, उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए जितने आप सेल्स डिपार्टमेंट को देते हैं। नमस्कार दोस्तों, योगेश विरडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक 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 स्वागत। आप सबके प्यार और ऊर्जा से ही हमें एक नई एनर्जी मिलती है कि हम आपके सामने कई ऐसे लोगों को लेके आए कि जिनके बिजनेस के, जिनके जीवन से हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और हम वो सीख के हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। सो ठीक उसी तरह से आज तक हमने बहुत सारे ऐसे गेस्ट को हमारे इस पॉडकास्ट द मनी मास्टरी शो में आमंत्रित किया है। ठीक उसी तरह आज हमारे साथ में उपस्थित है दक्षेश डबगर जी। सो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जी, शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आज मुझे अपनी जर्नी और मेरे एक्सज़ाम की कहानी आप सबके बीच में साझा करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। सो दक्षेश जी, आपकी जो शुरुआत का जो समय है उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि आपने आपका जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी रही आप बचपन से लेके अभी तक? अगर बात करूँ तो मेरे फादर जो एक बिज़नेस बैकग्राउंड से है और मतलब एक खून में ही है कि बिज़नेस करना है। यस। तो उस दौरान जब मैं छोटा था तो मेरे पापा पहले से वो सोच डालते थे कि बेटा कुछ भी करना तो अपना खुद का ही करना। जॉब वॉब करने से अच्छा है कि अगर खुद का करोगे तो अपनी कुछ अपना पहचान और अपना नाम बना पाओगे। तो पहले से सोच रही और इसी सोच के ज़रिए मैंने मेरा ग्रेजुएशन, स्कूलिंग सब कुछ कंप्लीट किया, मैंने मास्टर कंप्लीट किया। फिर शुरुआत में मैंने सोचा कि कुछ खुद का करने से अच्छा पहले थोड़ा-सा अनुभव लिया जाए। तो मैंने एक छोटी-सी जॉब से शुरुआत की, मुझे आज भी याद है 2009 एक मैंने छोटी-सी कंसल्टेंसी कंपनी के अंदर जॉब स्टार्ट की थी एज़ एन रिक्रूटमेंट एग्ज़ीक्यूटिव। मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया और एक्सपीरियंस के साथ फिर ऐसा महसूस किया नहीं अभी मुझे बहुत कुछ आ गया है, तो चलो अभी खुद का स्टार्ट अच्छा। करते हैं। तो मैंने 2010 में मेरा खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया विद द पार्टनर। पर हाँ, उसमें मैं थोड़ा-सा कम सफल रहा। पर हाँ, उसने मुझे इतना सिखाया कि अगर कस्टमर को जीतना हो तो क्या करना चाहिए, क्या एफर्ट्स डालने चाहिए। पर वो काफ़ी नहीं था, मुझे थोड़ी कम सफलता मिली तो मैंने सोचा कि अभी एक बार खुद के अनुभव से या खुद का कुछ नुकसान करके सीखने से बेटर है कि थोड़ा बहुत किसी और जगह से वापस एक्सपीरियंस लिया जाए। तो मैंने फिर वापस जॉब करना स्टार्ट किया। मैंने 2011-12 में वापस जॉब स्टार्ट की। मैंने बहुत बेहतरीन कंपनियों के लिए काम किया, मैंने कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया, मैंने एमएनसीज़ के लिए काम किया। और फिर जब एक अच्छा खासा अनुभव और स्किल्स मैंने गेन कर लिया, तब मैंने सोचा कि अभी नाउ दिस इज़ द टाइम। जब मैंने स्टार्ट किया 2024 सितंबर महीने में एक्सियम को। एक्सियम मेरा जो हमने कंपनी शुरुआत की वो इस सोच के साथ की कि जो स्किल्स और नॉलेज और एटीट्यूड मैंने गेन किया मेरे थ्रू आउट द इयर्स और मेरे प्रोफेशनल लाइफ के दौरान, अभी मैं कुछ कंपनीज़ को अच्छी वैल्यूज़ और उनके ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकता हूँ थ्रू माय यूनिक एचआर प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस। सो इस तरह से मैंने एक्सियम की शुरुआत की और ये मेरा बचपन से लेकर अभी तक की जर्नी रही है, जहाँ पे मैंने एक्सियम सितंबर 2024 में स्टार्ट किया। वाह भैया बढ़िया।
सो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि भाई थैंक यू आपने सो बहुत मच। अच्छी एक कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट की है और जिससे बहुत सारी कंपनियों का कुछ ना कुछ हेल्प हो सकती है। यस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने एक जॉब से शुरुआत की थी, फिर मैंने खुद का बिज़नेस किया जो उतना सफल नहीं रहा, पर वो छोटे से फेलियर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, तो मैंने वापस फिर अपनी जॉब स्टार्ट की। नाउ अभी जो मेरी जर्नी है, जो मैंने सितंबर 2024 में एक्सियम कंसल्टिंग की शुरुआत की, तो मैंने बहुत सारे उतार-चढ़ाव मेरी जॉब के दौरान देखे। मैंने एक्सपीरियंसेस के अंदर बहुत सारा वो सीखा कि आज की इंडस्ट्री में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे एचआर की कहाँ-कहाँ पे गैप्स होती है। उस गैप्स को मैंने बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफ़ाई किया, उसको कैसे हम लोग गैप्स को अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर फ़ोकस किया और फ़ोकस करते हुए अभी हमने एक जो डिसीजन लिया कि एक्सियम कंसल्टिंग को स्टार्ट करना है हमें, तो उस गैप को एनालाइज़ करके इंडस्ट्रीज़ के पेन को समझते हुए हमें वेरिएबल सॉल्यूशंस डिलीवर करने हैं। सो दिस इज़ व्हाट एक मेरी सोच रही हमेशा कि मुझे खुद का कुछ करना है और एक्सियम कंसल्टिंग की शुरुआत करनी है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सो आपकी जो कंसल्टिंग फर्म है उसकी शुरुआत कब और कैसे की आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, सोच तो मेरी बहुत सालों से थी, क्योंकि जब मैं किसी के यहाँ पे जॉब कर रहा था, किसी कंपनी के लिए काम कर रहा था, तो मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे, जहाँ पे मैंने देखा कि जो ओनर है, वो ऑपरेशन से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। वो डेली रूटीन में अपने आप में इतना बिज़ी है, बिजी है। जो एक ओनरशिप ड्रिवन ऑर्गेनाइज़ेशन कहा जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। सो बीइंग अ एचआर मैं कैसे उनको हेल्प कर सकूँ, किस तरह से कुछ ऐसा डिलीवर कर सकूँ, एंड आई ऑलवेज़ यूज्ड टू फील द पेन ऑफ द चेयर ऑफ द ओनर कि वो जहाँ पे बैठ के उसको क्या महसूस कर रहा है, शायद वही सोच मेरी पहले से रही और वो मेरे दिमाग में बचपन से डाला गया था जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो वो सोच के साथ फिर मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे एक्सियम कंसल्टिंग के ज़रिए मैं बहुत सारी कंपनियों को ऐसे सॉल्यूशंस दे दे सकता सकते हूँ, हैं। जिसकी वजह से वो डेली ऑपरेशंस में से बाहर आके उसको सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बना सके। एक होता है कंसेप्ट जहाँ पे बिजनेस बस के अंदर सवार मतलब बिजनेसमैन बस के अंदर सवार होकर खुद बस चला रहा है और एक होता है बिजनेसमैन जो बस के ऊपर बैठा हुआ है और ऑटोमेटिकली सिस्टम ड्रिवन बस चल रही है। सो वी आर इनटू लाइक डेवलपिंग द सिस्टम्स प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स एवरीथिंग जो हम ऑर्गेनाइजेशन में 360 डिग्री को समझते हुए उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सो हम लोग बहुत ही डिटेल में जाते हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करते हैं। मैं और मेरी टीम उसके अंदर डिटेल में ऑडिट करते हैं, एक बर्ड व्यू से ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के सॉल्यूशंस और प्रोजेक्ट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग रिटर्न में एक्सपेक्टेड आउटकम आप हमारी कंसल्टिंग फर्म से क्या एक्सपेक्ट करते हो या कर सकते हो, वो हम लोग एडवांस में उनको पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके देते हैं। सो इस तरह से हम लोग एक्सियम कंसल्टिंग के अंदर सर्विसेज हमारी ऑडिट को लेके देते हैं। वाह भाई वाह, मतलब मैं आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट की, आप वो पहले ही उनको ले लेते हैं और वो उसी तरह का रिजल्ट आप उनको देते हैं। हाँ, हम एक्चुअल में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम बर्ड व्यू से ऑर्गेनाइजेशन को पहले एनालिसिस करते हैं। हम ओनर के साथ बैठते हैं, उनके साथ वन टू वन करते हैं, उनके एचओडीज़ के साथ वन टू वन करते हैं। उनके क्या गैप्स है यस। ऑपरेशंस के अंदर, कहाँ पे ऐसा है कि ओनर बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे रहा है। ओनर का काम है बिज़नेस के एक्सपेंशन को लेके सोचना, ना कि ऑपरेशंस को मैनेज यस। करना। तो ऑपरेशंस जहाँ पे वो मैनेज करने में लगा पड़ा हुआ है, तो एक्सपेंशन की ओर कोई नहीं सोच सकता है। मतलब यस। बिज़नेसमैन नहीं सोच नहीं सकता सर। है। सो वी मेक देम फ्री फ्रॉम द ऑपरेशंस, दैट इज़ व्हाट द मेन थिंग दैट वी आर डूइंग। और इसी तरह से मेरी सोच ये है और मेरी टीम की सोच है जो मैंने मेरी टीम के अंदर डाली हुई है कि हम कैसे ओनर को फास्ट फ्री कर सके, ताकि उसकी जो मेन ड्यूटी है क्लाइंट को एक्वायर करना, सेल्स लाना, कंपनी के नेक्स्ट प्रमोशंस प्लान करना, उसके एक्सपेंशन को लेके फोकस करना, तो उसकी ओर हम उनकी सोच को ड्रैग करते ड्रैग हैं। कर। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सो आपकी जो कंपनी है वो कौन सी सेवाएं प्रदान करती है, उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। हम बेसिकली 3 वर्टिकल्स में हैं। हमारा सबसे पहला वर्टिकल, जैसे हमारे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही हमारे बिज़नेस की एक रीढ़ की हड्डी है हमारा रिक्रूटमेंट का बिज़नेस, जहाँ पे हम लोग थ्रू आउट द इंडिया मैन पावर सप्लाई करते हैं। सो जिसमें हमारी बहुत ही यूनिक प्रैक्टिस है जो शायद ही कोई कंसल्टिंग फर्म दे रही है, आज अगर गुजरात या फिर इंडिया की बात करूँ तो, कि हम हमारी सर्विसेज़ के साथ-साथ फ्री ऑनबोर्डिंग असिस्टेंस और फ्री बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी देते हैं, जो हमारी कंसल्टिंग फीस के अंदर इंक्लूड है। ओह। हम उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा वर्टिकल है, दैट इज़ एचआर ऑडिट। उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम लोग डिटेल में बर्ड व्यू से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग स्टडी करते हैं यस। 360 डिग्री। उसके ऑपरेशंस को समझते हैं, उसके एचआर को समझते हैं,
और उसके हिसाब से हम लोग सॉल्यूशंस डिज़ाइन करते हैं और पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके मैनेजमेंट के सामने रखते हैं कि दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लुक आफ्टर। और इसी तरह से आप एक्शन लेते हो हमारे साथ मिलके, तो इतने इतने एक्सपेक्टेड आउटकम आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स नॉर्मली 3 मंथ 6 मंथ्स अप टू 1 ईयर रहते हैं। डिपेंड्स ऑन किस तरह के चैलेंजेस में ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा है और उनको कितना ग्रो करना है। Yes. तो हम उनके विजन को समझते हैं, उनके बी हैक को समझते हैं, उनके वैल्यूज़ को समझते हैं और उसके हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट हम लोग डिज़ाइन करते हैं। हमारा तीसरा वर्टिकल जो है वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोग सिर्फ रेडी टू यूज़ टेक्नोलॉजी से रेडी टू यूज़ कंसेप्ट के ऊपर हम लोग नहीं फोकस करते, हम लोग कस्टमाइज ट्रेनिंग के अंदर डिलीवर करते हैं। सो जिसके अंदर हम लोग जो स्टाफ की स्किल गैप्स होती है उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। उसके भी बहुत यूनिक टूल्स है। आज जो डिजिटलाइजेशन हो चुका है, हम लोग एआई बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। सो जहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में जाके स्टाफ की स्किल्स को एनालाइज करते हैं कि वो कितने अलाइन है अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, उनके स्किल्स कहाँ पे गैप है। Yes. तो वो गैप के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, उसके ट्रेनिंग कैलेंडर बनते हैं और हम मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारा एक टेक्निकल साइड और स्किल गैप एनालिसिस करके हम लोग ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं। ये जो सर्विस है ऑल ओवर इंडिया में ऑफर कर रहे हैं आप, कि ओनली फॉर लिमिटेड सिटीज या फिर? जी, फिलहाल तो हम लोग इसको गुजरात के लिए है। हमारी जो रिक्रूटमेंट की सर्विसेज़ है वो हम लोग थ्रू आउट इंडिया दे रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और हमारी एचआर ऑडिट की जो सर्विसेज़ है वो हम लोग गुजरात लेवल के ऊपर ओके, फिलहाल ओके, दे रहे हैं। ओके। क्योंकि हमने सितंबर 2024 से स्टार्ट किया, हमारा डेफिनिटली विज़न है कि हम थ्रू आउट द इंडिया, और हमारे विज़न में ही है वी वांट टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ग्लोबल लेवल आल्सो। यस। तो बहुत शॉर्टली हम लोग हमारे कंपनी को इस तरह से एक्सपांड करने वाले हैं। और हम सब की दुआएं और प्रेयर्स आपके साथ में, कि बहुत जी, जल्दी थैंक आप यू सो वहां तक मच। पहुंचो। थैंक यू सो यस। मच। सो आपने एक बहुत ही अच्छा शब्द आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग। यस। सो एचआर ऑडिटिंग यानी क्या है, उसका मतलब क्या रहता है और उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, हम सब जानते हैं कि जैसे डॉक्टर भी हमें मिलते हैं, डॉक्टर हमारी लाइफ में होते हैं, कोई ना कोई हर किसी का फैमिली डॉक्टर होता है। बोलते हैं साल में एक बार हेल्थ चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। हम फाइनेंस के भी ऑडिट रेगुलरली करवाते हैं हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में। वैसा ही आज के टाइम में एक मैंडेटरी स्टेज है जहाँ पे आपको आपकी कंपनी के एचआर ऑडिट्स करवाना कंपल्सरी है। अगर आप करवाते हैं तो इससे आपको फ़ायदा क्या होता है? आप आपकी कंपनी के एक्जिस्टिंग सिस्टम्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ जो फ़िलहाल इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से कितने इंटैक्ट है, कितने अलाइन्ड है इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से। ताकि जो भी टैलेंट आप अपनी कंपनी में लाओ, वो शुरुआत से ही आपके सिस्टम के साथ मैच होके आपकी कंपनी के साथ हैंड होल्डिंग अच्छा लेके उसका हैंड होल्डिंग लेके उसको आगे लेके जा सके। इसके लिए ऑडिट करवाना बहुत ज़रूरी है। और इससे होता क्या है बेनिफिट? आप अच्छा रिटेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर सकते हैं एम्प्लॉइज़ के लिए। सोसाइटी में अपनी कंपनी की अच्छी वैल्यू आप पेश कर सकते हैं। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स अगर आप इस एक्टिविटी को या इस तरह के ऑडिट को अपनी कंपनी में करवाते हैं, तो आपकी कंपनी की इमेज मार्केट में या फिर ब्रांड इमेज अच्छी डेवलप करने में बहुत हेल्दी प्रैक्टिस रहती है ये। सो दैट इज़ व्हाई वी डेफिनिटली इंसिस्ट ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके कम से कम 10 कर्मचारी हैं, उनको ये प्रैक्टिसेस डालनी चाहिए कि उनके जो एक्जिस्टिंग प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ है, वो कितने इफ़ेक्टिव है, कितने इंटैक्ट है, कितने अलाइन्ड है मार्केट की डिमांड के हिसाब से। बहुत बढ़िया होता है। सो दक्षेश भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में ही एचआर कंसल्टिंग होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो छोटी कंपनियों भी में भी एचआर कंसल्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बताइए। क्या बेनिफिट हो सकता है, छोटी कंपनी है कोई भी एचआर ऑडिटिंग करवाएंगे तो? जी, मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो छोटी कंपनियों को पहले क्योंकि होती उसको है। बढ़ना है आगे, या? हाँ, क्योंकि उसका विज़न जो है जब किसी एंटरप्रेन्योर सोच रखी है कि मुझे खुद का बिज़नेस करना है, मेरी टीम को बड़ा करना है, मेरी कंपनी को बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाने के लिए अगर आपकी कंपनी में सही प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़ नहीं होगी, तो आपके साथ टैलेंट जुड़ेगा नहीं। अच्छा टैलेंट जो आपकी कंपनी को बड़ा बना सकता है, अगर उसको जुड़ना है, तो वो आपकी कंपनी में क्या सिस्टम्स, प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़ फिलहाल फॉलो हो रहे हैं, उसको वो देखता है। क्योंकि देखिए आज का जो अभी फिलहाल जनरेशन चल रहा है, वो सैलरी तक सीमित नहीं है। उसको सैलरी से ज़्यादा बहुत सारी दूसरी चीज़ें लगती है, जैसे एक अच्छा कल्चर होना चाहिए। उसकी प्रोडक्टिविटी मेज़र टाइम टू टाइम होनी चाहिए, जिसको एक फीडबैक मैकेनिज़्म कहा जाता है। जिसमें हम एक सॉल्यूशन ये भी देते हैं कि हम स्टाफ के परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक करते हैं और उनको टाइम टू टाइम फीडबैक देते हैं। तो ये सारी चीज़ करने से क्या होता है कि वो अपने आप को समझता है टैलेंट, उसको ग्रोथ कहाँ पे है,
वो हम लोग दिखाते हैं, उसको करियर एडवांसमेंट समझाते हैं। सो मुझे लगता है कि छोटी कंपनियों को इसमें शुरुआत के तौर पे ही सिस्टम्स एस्टेब्लिश कर देना बहुत ज़रूरी है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे कि मैं बात करूँ 500 से लेके 1000 एम्प्लॉइज़ या फिर 5000 एम्प्लॉइज़, 10,000 एम्प्लॉइज़, 20,000 एम्प्लॉइज़, उनके इन हाउस डिपार्टमेंट वैसे होते हैं जो रेगुलरली ऑडिट्स कंडक्ट करते हैं और जो सिस्टम्स को एनालाइज़ करते रहते हैं कि अभी क्या नेक्स्ट करना है, अभी क्या चल रहा है मार्केट में जो हम हमारे टैलेंट को नया दे सकते हैं। वी कैन मेक देम फील कि मंडे इज़ इक्विवेलेंट टू सैटरडे। जब वो यस। ऐसे मूड के साथ आए कि नहीं मंडे जाना है मुझे ऑफिस के ऊपर, तो वो आपकी सही प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज रहेगी तभी वो आ पाएंगे। सो व्हाट यू आर ऑफरिंग अल्टीमेटली दैट क्रिएट्स अ वैल्यू, और वही आपकी ब्रांड इमेज बनती है। इसके लिए हम इंसिस्ट करते हैं कि छोटी कंपनियों को 100% एक कंसल्टेंट या फिर उस तरह की प्रैक्टिसेस करनी ही चाहिए जहाँ पे उनके सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस प्रॉपरली मार्केट में जो डिमांड है उस तरह से वो अलाइंड हो। बराबर। सो इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है छोटी कंपनियों को। मतलब मैं छोटी कंपनियों में भी एक बहुत जरूरी बन जाता है शायद। 100% सर, क्या होता है कि आज के ज़माने में जहाँ पे हमारा यूथ जो बहुत पर्पस ड्रिवन है, तो यूथ कुछ ऐसा डिमांड कर रहा है कि हमें वैल्यू मिलनी चाहिए हमारी जॉब के ऊपर। तो वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर छोटी कंपनी में जो एंटरप्रेन्योर है, वो समझता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे जैसा बढ़िया काम कोई दूसरा डिलीवर दूसरा नहीं नहीं कर कर सकता है। पाएगा। और हमारे स्कोप में, हमारे प्रोजेक्ट में होता है कि जहाँ पे हम लोग टॉप मैनेजमेंट से सबसे पहले आपकी कौन-कौन सी ड्यूटी है उसको आपको डेलीगेट करना है। यस। वो हमारा सबसे पहला फ़ोकस होता है। तो इसकी वजह से हम मानते हैं कि छोटी कंपनियों में ये प्रैक्टिस 100% होनी चाहिए कि आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई करो कि आपने जो सोचा हुआ है, क्या उसको रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, किसी तरह के मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, कुछ वैसे बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम मार्केट में जिस तरह से हमारे कॉम्पिटिटर्स सर्वाइव कर रहे हैं या उन्होंने अच्छा किया हुआ है, उन्होंने जितने साल में जो किया हुआ है उससे आधे साल में या कम साल के अंदर हम वहाँ तक कैसे पहुँच सके। It is about penetrating the market, penetrating like the competitor and surviving into the industry in a way कि जो कंपनी का विजन है, यस। इसके लिए करना बहुत जरूरी है। किसी संस्था के लिए एचआर ऑडिट करना क्यों जरूरी है, उसके बारे में क्या बताओगे? जी, मुझे लगता है कि एचआर ऑडिट इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट में जो चल रहा है, सही प्रैक्टिसेस जो दूसरी कंपनियां एमएनसीज या कॉरपोरेट्स कर रही है, उस तरह की प्रैक्टिसेस अगर आप जिस लेवल पे हो उस लेवल की प्रैक्टिसेस अगर आप अपनी कंपनी में नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं पे उस कांसेप्ट में जी रहे हो जहाँ पे बस आपको खुद ड्राइव करनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपको बस को सिस्टम ड्रिवन बनाना है, आप बिज़नेस बस के ऊपर चल के बिज़नेस को ऑपरेट करना चाह रहे हो, तो अपने अपनी रणनीति को पहचानो, उसको सही तरह से डिज़ाइन करो और उस तरह से उसको प्रैक्टिस में लाओ, जो मार्केट में डिमांड में है, लोग ईज़िली एक्सेप्ट करते हैं, लोग आपसे जुड़ने में इच्छा रखते हैं, जुड़ने की इच्छा रखते हैं। तो इसके लिए आप ऑडिट के ऊपर फ़ोकस करो। प्रैक्टिस इसको समझो कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है या फिर उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और बदलाव लाने में हम जैसे कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ़ उनको वो बदलाव किस तरह से लाने हैं उसमें नहीं, डेटा ड्रिवन हम लोग बदलाव लाने में विश्वास करते हैं। सो इट इज़ अबाउट एनालिटिकल, और हम लोग वो बिज़नेस एक्यूमेंट रखते हैं कि जो क्या ज़रूरी सेंस है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, उस लेवल के ऊपर जहाँ पे उसको बिज़नेस को बड़ा बनाना है। तो अगर बिज़नेस को बड़ा बनाना है तो फिलहाल जो काम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअसली चेक करना, उसके फीडबैक लेना, वो बहुत ज़रूरी होता है। ऑडिटिंग का मतलब ही होता है कि कोई आए, कोई एक्सपर्ट आए, हमें सलाह दे कि भाई मार्केट में या फिर हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कितनी अलाइन्ड प्रैक्टिस है। हमारा ये विज़न है, हमारा ये मिशन, हमारे कंपनी की ये वैल्यूज़ है। क्या हमारी प्रैक्टिस हमारी वैल्यूज़ के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या हमारे स्टाफ हमारे वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनको मालूम भी है कि नहीं हमारा विज़न क्या है? तो हम डिटेल में जाके वो पूरा एनालाइज़ करते हैं, उसको ऑन पेपर लेके आते हैं और फिर मैनेजमेंट और हमारे क्लाइंट के सामने रखते हैं, सर दीज़ आर द गैप्स जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, और इस गैप के ऊपर आप काम करते हैं तो हम आपको एक्सपेक्टेड इसी तरह का आउटकम डिलीवर कर सकते हैं। एक्सलेंट। यस, वाह। सो एक बहुत ही अच्छा शब्द है एचआर। यस। सो आज के समय में एचआर की जो भूमिका है वो बदल गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, ह्यूमन रिसोर्सेज़ ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं इसी प्रोफ़ेशन में हूँ। मैं आपको थोड़े-से फैक्ट के ऊपर ले जाऊँगा।
मैं बात कर रहा हूँ जब 2008 में एक बहुत ही बड़ा रिसेशन आया था दुनिया में, मतलब हर जगह पे हर इंडस्ट्री के अंदर रिसेशन था। तब तक एक एचआर की भूमिका ऐसी थी कि वो अटेंडेंस और सैलरी बनाने तक सीमित था। इनफैक्ट जहाँ पे जिस सोसाइटी में फिलहाल हम लोग हैं, अगर मैं स्पेसिफिक गुजरात की बात करूँ, वहाँ पे कंसेप्ट एचआर का तो बहुत ही कम था। जो भी मेट्रो सिटीज है वहाँ पे चल रहे थे, कुछ कंपनीज के पास एचआर डिपार्टमेंट थे, मेजोरिटी कंपनीज के पास नहीं थे। फिर एक दौर आया जहाँ पे इंडस्ट्री डिमांड करने लगी कि एचआर को इससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए, अटेंडेंस और सैलरी के अलावा कुछ और डिलीवर करना चाहिए। तब एक कंसेप्ट आया स्ट्रेटेजिक एचआर का। स्ट्रेटेजिक एचआर में एचआर डेटा ड्रिवन एचआर बना और वो स्ट्रेटजीज डेवलप करने लगा, बिजनेसमैन को हेल्प करने लगा कि सर ये स्ट्रेटजीज है, फिलहाल कंपनी में एट्रिशन रेशियो ये है, एब्सेंस रेशियो ये है, प्रॉफिट पर एम्प्लॉय ये है। सो मल्टीपल मैट्रिक्स वो डेवलप करने लगा। फिर वो फेज चला। उस दौरान फिर एक वापस हमारी लाइफ में हमें हिला देने वाला फेज है कोविड-19। कोविड-19 एक आया, उसने टैलेंट को ये सिखाया कि अभी इससे पेट नहीं भरेगा इंडस्ट्री का, अभी आपको और कुछ नया करना पड़ेगा। तो कोविड-19 ने डिमांड की कि आप कुछ एक्स्ट्रा हट के अभी करो। तो एचआर के अंदर एक कंसेप्ट आया, फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एचआर टू बिजनेस लीडर्स। Yes. आज हम देखते हैं अप टू 2019, जब तक कोविड था, कोविड आया उससे पहले, कि सीईओ के तौर के ऊपर एचआर कभी भी आगे नहीं आते थे। बराबर। आज बहुत सारी कंपनियों में आप सीईओ की पोजीशन के ऊपर एचआर को देख पाओगे, जो ड्रास्टिकली अपने टैलेंट को अपग्रेड करके, अपने स्किल्स को अपग्रेड करके, अपने एटीट्यूड को अपग्रेड करके उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। सो आज के टाइम में एक एचआर जो है वो बिजनेस लीडर बन चुका है। वो इक्विवेलेंट अपने आप को एंटरप्रेन्योर के या फिर डायरेक्टर का इक्वल सब्स्टिट्यूट समझता है, और वो बिजनेस ड्रिवन डिसीजंस लेने में मैनेजमेंट को हेल्प करता है। उसमें स्ट्रेटेजिक रोल भी आ गया, प्लस मार्केट में कंपटीशन को कैसे हम लोग बीट कर सकते हैं उसके ऊपर वो डिसीजंस लेने में मैनेजमेंट को हेल्प करने लगा। सो फिलहाल जो मार्केट में रोल है एचआर का, वो नॉर्मल एचआर एचआर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन से लेके बिजनेस लीडर की पोजीशन तक पहुंच चुका है। सो सीएचआरओ की पोजीशंस जहाँ पे मैं बात करूंगा, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स, वो एक बिजनेस लीडर की पोजीशन है। वहां तक हम लोग उस डेजिग्नेशन तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पे बिजनेस के अंदर किस तरह से स्ट्रेटेजिकली और पर्पसफुली डिसीजंस लेने हैं, उसमें हम लोग एज एन एचआर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वाह। सो आपने बहुत अच्छा बताया कि समय के साथ साथ में एचआर की जो अपग्रेड। भूमिका है वो अपग्रेड यस। होती गई। तो यस। आज के समय में जो एचआर की भूमिका है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट तक ही सीमित है कि और कुछ है? नहीं, अभी मैं अगर आपको बताऊंगा ना, तो जो मेरा अनुभव है, मैंने मेरे लाइफ में मोर देन शायद 5,000 से ज़्यादा इंटरव्यूज लिए होंगे। सो मैं देखता हूँ कि आज का यूथ बहुत ही पर्पस ड्रिवन है, उसको कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, बहुत ही एम्बिशियस है। और जब जो भी कॉलेजेस के अंदर जो भी करिकुलम भी आ रहे हैं, मास्टर्स के अंदर जो भी करिकुलम आ रहे हैं, वो ऐसे करिकुलम आ रहे हैं जो उस एचआर को अटेंडेंस या सैलरी तक सीमित नहीं रखते हैं। उसको कुछ ऐसी सोच दे रहे हैं कि आप शुरुआत के करियर से ही कुछ ना कुछ ऐसा काम ढूंढो, क्योंकि एचआर एक बहुत वर्सेटाइल फील्ड है। यहाँ पे आप सिर्फ डेटा को एनालिसिस करना ही वो आपका रोल नहीं है, डेटा के साथ एनालिसिस करके डिसीजंस लेने में हेल्पफुल करना ये आपका रोल हो चुका है। और मैंडेटरीली फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ही, जब एक एचआर मार्केट में आता है, उसकी सबसे पहला स्टेज है वो रिक्रूटमेंट का है। तो रिक्रूटमेंट के साथ साथ ही उसको ऐसे इंसाइट्स दिए जा रहे हैं कि आप रिक्रूटमेंट के अलावा क्या कर सकते हो। जैसे कि जनरलिस्ट का प्रोफाइल होता है। सो मैनेजिंग द एम्प्लॉय लाइफ साइकिल इज द फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे वो हायरिंग से लेकर रिटायरिंग तक के सभी सॉल्यूशंस के ऊपर काम करता है। तो बंदा कंपनी में जब आएगा, जब वो रिक्रूट करता है, तो उसको फर्स्ट डे क्या सिखाना है, उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, इंडक्शन क्या होना चाहिए। प्री ऑन बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज करने लगा है आजकल एचआर। मतलब बंदा कंपनी में ज्वाइन करे उससे पहले उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है। सो फ्रॉम वन डे, फ्रॉम द फर्स्ट डे, यू कैन एक्सपेक्ट कि कैंडिडेट को सिर्फ वही सिखाना है जो कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज कंपनी ऑफर कर रही है। वहां तक का एचआर एडवांस हो चुका है। आज का यूथ बहुत ही फास्ट लर्नर है। अभी फिलहाल नॉलेज क्योंकि हर जगह पे अवेलेबल है, शायद हमारे ज़माने में उतना यस, इजीली नहीं था। अवेलेबल नहीं था। आज तो यूट्यूब है, रील्स है, इंस्टा है, फेसबुक है। तो अगर कॉलेज में से निकलने वाला बंदा, जो कॉलेज में से निकल रहा है, वो ऑलरेडी 2-3 साल का एक्सपीरियंस वाला जो प्रोफेशनल है, उतना एक्सपीरियंस वो कॉलेज में से ही लेके निकल रहा है। सो रिक्रूटमेंट के साथ साथ वो ओवरऑल एम्प्लॉय की लाइफ साइकिल मैनेज कर रहा है। तो सोचो कि जो चीज़ शायद मैंने मेरे 15 साल के अनुभव में सीखी, आज का एचआर वो 5 से 7 साल में उस लेवल तक पहुंच सकता है। सो एचआर इज नॉट लाइक लिमिटेड अप टू अटेंडेंस रिक्रूटमेंट, यस। एंड सैलरीज एंड रिक्रूटमेंट, उससे बहुत ज़्यादा वो बन चुका है आगे। वाह भाई वाह, जोरदार।
सो आपने बताया कि एचआर का जो रोल है वो अभी थोड़ा डिफरेंट हो गया है, बदल यस। गया है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रोथ में एचआर का क्या रोल होता है? जैसे कि एचआर आज के टाइम में एक इंडस्ट्री लीडर बन चुका है। अगर ग्रोथ की बात करूँ तो सिर्फ वैसा नहीं कि एचआर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को लेके ही कंसर्न है आज के टाइम में। वो ऑर्गेनाइजेशन के केआरए केपीआई भी डिफाइन करता है। वो डायरेक्टर के केआरए केपीआई भी डिफाइन करता है। डायरेक्टर को विजन के साथ कैसे अलाइन रहना है वो भी वो डिफाइन करता है। ओवरऑल स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव करने हैं जो विजन को सपोर्ट करता है। और खुद डायरेक्टर जो पर्पस ड्रिवन है, जो विजन ड्रिवन है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने में एचआर के आज के टाइम के एचआर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और वो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा और फास्ट ग्रो करने में हेल्प करता है। और जिस तरह के हम सर्विसेज डिलीवर करते हैं, स्ट्रेटेजिक सर्विसेज हम लोग जो देते हैं, उसमें तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम लोग डेटा को प्योरली एनालाइज करते हैं। और वो कहावत है कि जो बेटा नहीं बोलता है वो डेटा बोलता डेटा है। बोलता सो हम लोग ऑर्गेनाइज को डेटा ड्रिवन बनाते हैं। और बहुत क्रूशियल रोल है। अगर आज के टाइम में आपकी कंपनी में 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी हो और आपके पास एचआर नहीं है, तो सबसे पहले आप एचआर को हायर कीजिए। बराबर। प्रैक्टिसेस डेवलप कर लीजिए, पॉलिसीज डेवलप कर लीजिए। वो कहते हैं ना कि शादी करके जब बहू घर में आती है ना, तो अगर उसको घर के बारे में ज़्यादा समझ लेनी है ना, तो जो संस्कार है घर का, जो डिसिप्लिन है, अगर उसको पहले दिन से बता दिया जाए, तो जो आजकल वो घर में झगड़े होते हैं, सासू बहू के बीच में ज़्यादा तकलीफ आती है, वैसा ही कंपनी में भी होता है। पहले दिन से एम्प्लॉय जब आता है तो उसको पता होना चाहिए कंपनी में क्या पॉलिसीज प्रोसीजर्स उसको फॉलो करने हैं। सो अलाइन होके चलता है। इससे क्या होता है कि उसको मालूम है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसको क्या डिलीवर करना है। और अगर उसका टाइम टू टाइम फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, तो हर एम्प्लॉय प्रोडक्टिव हो सकता है अगर उसको सही तरह से ट्रेनिंग्स डिलीवर की जाए तो। सो इसके लिए एचआर का इंडस्ट्री में बहुत हेल्पफुल, एचआर बहुत ही हेल्पफुल है और वो इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आप 10 एम्प्लॉय रखते हो तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि भी 9 एम्प्लॉय रखो लेकिन एक एचआर रखो। यस। बिल्कुल। एचआर की जरूरत एचआर, बहुत हाँ, है। बिल्कुल 100% आपकी बहुत सही बात है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिना बिना प्रोसेस के ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चलो ना। ये एक ऐसी बात हो गई कि मेरे पास आँख नहीं है और और मैं मैं चले जा रहा हूँ, दौड़ता मुझे रहो। मुझे पहुँचना है कहीं पे। मेरा रास्ता ही डिफाइन नहीं है लेकिन मुझे पहुँचना है। मुझे अहमदाबाद पहुँचना है, मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं कौन से कौन रास्ते सा से रास्ता? जाऊँगा। सो वो अलाइन करता है। आप घोड़े को अगर उसके ब्लाइंड्स नहीं लगाओगे तो वो किसी भी दिशा में दिशा में भागेगा। भागेगा। सो इट्स बेटर टू कीप अ ब्लाइंड ऑन द आईज ऑफ द हॉर्स, कि आप उसको लगाओ ताकि वो सही दिशा में अपनी एनर्जी लगाए। तो आपकी टीम जो है वो आपके सही घोड़े हैं। यस। अगर आप घोड़ों को सही दिशा में सही स्पीड के साथ भगाओगे तो 100% आपको रेस जीतने में अपना पूरा योगदान लगाएंगे। वहाँ पे बहुत बढ़िया बताया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिटेंशन ये दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी कंपनी को ग्रो करने के लिए। 100%। उसके बारे में आपका क्या मानना है? जी, परफॉर्मेंस एक ऐसा टूल है जिसको हम पीएमएस कहते हैं। और हमारे पास पीएमएस करने के बहुत सारे अलग तरीके हैं। स्ट्रेट रैंकिंग मेथड है, 360 डिग्री सॉल्यूशंस है, जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस अगर मेजर करना है तो सिर्फ एम्प्लॉय ही अपने आप को रेट नहीं करता है या उसका एचओडी ही रेट नहीं करता है। उसके सराउंडिंग्स, उसके सप्लायर्स, उसके कलीग्स, उसके पीयर्स, उसके सबऑर्डिनेट्स, उसके एचओडी, सब लोग उसको उसका फीडबैक देते हैं कि आपका काम पिछले क्वार्टर में या पिछले महीने में कैसा रहा। उसके अलावा हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे मैकेनिज्म है जहाँ पे हम लोग केआरए केपीआई बिल्ड करते हैं। केआरए केपीआई बिल्ड करने के दौरान हम कंपनी के विजन और एम्प्लॉयज़ के जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको पैरामीटर्स के साथ हम लोग जज करते हैं। उसके सपोर्टिव रिपोर्ट्स डेवलप करते हैं। और वो एक ऐसी सिस्टम बनती है जहाँ पे एचओडी टाइम टू टाइम अपना फीडबैक एम्प्लॉय को उसके अंदर काम करने वाले टीममेट को देता है कि आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया। और एक ऐसा मेजरमेंट है कि जहाँ पे अगर मैं अप्रैल के टाइम पे जो इंक्रीमेंट की साइकिल है, जहाँ पे मैं मेरे एचओडी के साथ या बॉस के साथ बैठा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ सर मैंने पिछले साल कैसा काम किया, और बॉस मुझे बोल रहा तूने अप्रैल में ये कर दिया था, मई में ये कर दिया था, तो साला मुझे वो आप अप्रैल या मई में ही बता देते या जून में बताया तो मैं अपना परफॉर्मेंस बाकी के 10 महीने में सुधार देता। तो परफॉर्मेंस जो मैकेनिज्म है या परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मैकेनिज्म है बहुत ही मैंडेटरी है और ये होना ही चाहिए। इससे होता क्या है, एम्प्लॉय को पता चलता है कि उसको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, वो स्ट्रेटेजिकली क्या उसको सीखना है, कहाँ पे उसको फोकस करना है, कंपनी को उसको कहाँ पे ट्रेनिंग डिलीवर करनी है, ये सब कुछ पता चलता है। और इससे
अल्टीमेटली कंपनी के अंदर रिटेंशन बढ़ता है, क्योंकि एम्प्लॉय को जब आप एक उसका परफॉर्मेंस का इंसाइट देते हो या उसको बताते हो कि तूने कैसा काम किया, तो सुधार लाता है अपने अंदर। दूसरा, कंपनी कुछ वैसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन करती है जहाँ पे उसको एम्पावर करना है अपने डिपार्टमेंट को या अपने एम्प्लॉइज़ को, तो वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का सैटिस्फैक्शन बढ़ता है। उसको दिखता है कि कंपनी मुझे सैलरी के अलावा कुछ ऐसा भी देना चाहते हैं जो मेरे नॉलेज में बढ़ोतरी कर रहा है, जो मैं आज तक नहीं जान रहा था, अभी मैं जानने लगा हूँ। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम जहाँ पे एम्प्लॉय का रिटेंशन बढ़ता है और कर्मचारी लंबा समय तक कंपनी में टिक के काम करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कंपनी में और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो पीएमएस करे और कंपनी के अंदर जो टैलेंट है उसको रिटेन करे। वाह! सो दक्षेश जी, आज के जो यूथ है, हुँ। वो एचआर रोल्स को सीरियसली लेते हैं क्या? आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में? जी बिल्कुल। आज का जो यूथ है वो बहुत ही डायनामिक है और समझता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मैं आज आपको बताऊँगा ना, तो जब मैंने मेरी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की थी, उस दौरान का एचआर का इम्पोर्टेंस और आज के एचआर का इम्पोर्टेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पे लोग उतना ज़्यादा कंसेप्ट को, हमारे ज़माने की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 2008-9 की, तब लोगों को उतना ज़्यादा एचआर का मालूम नहीं था कि ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होता है। अरे! वो क्लाइंट ऐसा समझते थे या फिर एंटरप्रेन्योर ऐसा समझता है, एचआर क्या करता है? आके सैलरी बनाता है, अटेंडेंस बनाता है। पर वैसा नहीं है। आज के ज़माने में आज का जो यूथ है, वो बहुत ज़्यादा पर्पस ड्रिवन है, उसको मालूम है कि उसको कहाँ पे अपना समय देना है, कहाँ पे अपने एफर्ट्स लगाने हैं। और बहुत सारे कोच है, जो उनको गाइड कर रहे हैं। अपने आप में वो इतने एम्बिशियस है, उनको मालूम है कि ह्यूमन रिसोर्सेज़ में सही करियर क्या हो सकता है। अगर वो रिक्रूटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग-अलग वर्टिकल्स हैं एचआर के अंदर। तो स्पेसिफिक कौन से वर्टिकल में जाना है, वो उनको पहले से ही मालूम है। तो शुरुआत भले ही वो रिक्रूटर या फिर कोई ऐसी एजेंसी से करेंगे, पर उनको मालूम है कि उनको कहाँ पे पहुँचना है। सो आज का यूथ ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, उसको मालूम है कि क्या अचीव करना है। सो एचआर में वो स्पेसिफिक डोमेन को फोकस करके आगे बढ़ रहा है वाह भैया, और ये बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी बात है। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी जो कंपनी का नाम रखा है एक्सियन कंसल्टिंग, हुँ। सो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? जी, सोच तो मेरी बहुत सालों से थी कि लॉजिक के ऊपर मैं थोड़ा-सा इसके बाद आऊँगा, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे पहले से ही था कि मुझे खुद का बिज़नेस रन करना है और मुझे किसी ऐसे नाम के अंदर रन करना है जो अपने आप को प्रूव करता हो। किसी को उसको प्रूव करने की ज़रूरत ना हो। तो सोच पहले से ही थी कि खुद का कुछ करना है, एचआर में ही करना है, कंसल्टिंग का ही करना है और मेरे विज़न बोर्ड में पहले से ही था कि मुझे 2026 से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। हाउएवर मैं एक दिन बैठा था मेरी कंपनी के अंदर, जब मैं काम कर रहा था, तो मुझे सोचा है कि जो चीज़ें, जो स्किल्स, जो नॉलेज, जो एटीट्यूड मैंने गेन किया हुआ है या मैंने बनाया हुआ है, उसके ज़रिए अगर मैं किसी एक संस्था को आगे लेके जा रहा हूँ, अगर इसी नॉलेज, इसी स्किल्स और इससे थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करके अगर मैं एक से ज़्यादा कंपनी को ग्रोथ में हेल्प कर सकूँ, तो ये बहुत ही बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ और नहीं और हो सकता है। तो मैंने फिर ए अल्फ़ाबेट ऑलरेडी मेरे दिल के बहुत करीब है पहले से ही। तो मैंने सोचा मुझे कुछ ऐसा नाम चाहिए, जिस नाम के अंदर मैं आगे चल के मेरे जितने वर्टिकल्स फ़िलहाल मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी वर्टिकल लाऊँ तो उस नाम के साथ वो अलाइन हो जाए। तो एक्सियोम, जिसका मतलब होता है स्वयं सिद्ध, जिसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में एक सिद्ध है। वाह भैया, तो इसके लिए मैंने ये नाम चुना। इसके लिए बहुत-बहुत दिन लगे, दिन-रात एआई का भी ज़माना, उस एआई को भी पूछा कि क्या हो सकता है नाम? बिज़नेस के बारे में डाला तो एआई ने भी कुछ नाम सजेस्ट किए। लेकिन मुझे जो दिमाग में बैठा, वो ये नाम था कि जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े कि एक्सियोम मतलब क्या? इट इज़ अबाउट लाइक ऑलरेडी प्रूव्ड। तो इसके लिए मैंने ये नाम सोचा कि एक्सियोम कंसल्टिंग नाम रखना चाहिए। वाह भैया, बहुत थैंक बढ़िया यू। लॉजिक लगाया। सो आपने बहुत अच्छी बात बताई आपके कंपनी के नाम के बारे में। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप एचआर में कोई डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हो? उसके बारे में क्या मानना है आपका? जी हाँ। डिजिटल टूल्स की अगर बात करूँ तो हम लोग एआई बेस्ड एटीएस को मेंटेन करते हैं। एचआरआईएस को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग जितने भी जैसे पीपल एचआर है, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो हम लोग हमारे रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमें डेटाबेस डिसीजंस लेने में हेल्पफुल करता है। प्लस अभी जिस तरह से मेरे पास नंबर ऑफ टीम है,
हम लोग और टीम को ऑनबोर्ड कर रहे हैं जहाँ पे हमारे डेटा एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोग डिजिटल को उस लेवल के ऊपर यूज़ फिलहाल कर रहे हैं कि वो क्विकली डिसीजंस लेने में हमें हेल्पफुल रहता है। सो दिस व्हाट लाइक हम लोग हमारे बिजनेस में डिजिटल लाइजेंस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वाह! आपका फ़ोकस जो है वो बी2बी या फिर बी2सी में ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है? जी, फिलहाल तो हमारा फोकस बी2बी को लेके है क्योंकि हम बिज़नेस टू बिज़नेस सॉल्यूशंस देने में ही हैं फिलहाल। बिज़नेस टू कस्टमर के लिए हम लोग फिलहाल फोकस नहीं कर रहे हैं, पर देखेंगे हम लोग, वाह! बट विल सी। सो क्या आप सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग देते हो? एचआर के साथ-साथ में आपकी जो कंसल्टिंग फर्म है वो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देती है? हाँ, हम लोग सॉफ्ट स्किल्स में भी है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, लीडरशिप स्किल हो गई, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो गई, एक टीम बिल्डिंग स्किल क्या होनी चाहिए, बेसिक एटिकेट्स क्या होता है ऑफिस में काम करने के दौरान। ये सारी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं, जिसमें हमारे पास मेरे नेटवर्क में थ्रू आउट द गुजरात बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेनर्स, मैं खुद भी एक ट्रेनर हूँ वाह, और वाह! मैं बहुत सारी ट्रेनिंग डिलीवर किया हूँ। तो वो है जहाँ पे एक अच्छी ग्रिप है कि हम लोग सॉफ्ट स्किल्स के अंदर भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, अभी जो आपने ट्रेनिंग शब्द निकाला, तो मैं आपकी जो ट्रेनिंग है वो दूसरे ट्रेनर्स से कैसे अलग है उसके बारे में बताएँ? जी, हमारी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही यूनिक वे में हम लोग डिज़ाइन करते हैं। हम जो भी क्लाइंट के लिए ट्रेनिंग कैलेंडर डिफ़ाइन करते हैं, उसमें ज़्यादातर ट्रेनिंग वो होती है जो गैप्स के बेस के ऊपर होती है। किसी भी एम्प्लॉयी को जब हम हायर करते हैं, तो 100% हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से स्किल लेके आए ये ज़रूरी नहीं होता है। और आज जहाँ पे इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि टेलर मेड सॉल्यूशंस उनको मिले, तो हमारी ट्रेनिंग टेलर मेड सॉल्यूशंस के ऊपर फ़ोकस करती है। इंडस्ट्री के अंदर जो स्किल्स की जॉब डिस्क्रिप्शन के सामने डिमांड है, उस स्किल्स के सामने मतलब एक स्टैंडर्ड स्किल्स होता है और एक एक्चुअल स्किल्स होता है। एक्चुअल स्किल्स मतलब इंसान जो जानता है, जिसकी वजह से वो कुछ काम कर पाता है, उसको एक्चुअल स्किल्स कहेंगे। और स्टैंडर्ड स्किल्स जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, उस दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को आइडेंटिफाई करके हम लोग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, जिसके हम ट्रेनिंग कैलेंडर्स बनाते हैं और उसी तरह की ट्रेनिंग्स हम लोग पीरियोडिकली कंपनीज़ के अंदर डिलीवर करते हैं। ग्रेट, ग्रेट, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। हर एक बिज़नेस की सफलता का सीक्रेट रहता है उसकी कोर वैल्यू। सो आपके बिज़नेस की कोर वैल्यू क्या है? जी, मेरे बिज़नेस की मेन 3 कोर वैल्यूज़ है, इंटीग्रिटी, इम्पैक्ट एंड इनोवेशन। 3 आई। हम या 3 आई हम लोग इसमें बिलीव करते हैं कि क्या इम्पैक्ट ला रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हमारा वजूद जो है, वो क्यों है? हम क्या कुछ नया डिलीवर कर रहे हैं सोसाइटी को? क्या हमारी ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़ है, जो सोसाइटी को कुछ ना कुछ नया कंट्रीब्यूट कर रही है? या हम भी नॉर्मल कंसल्टेंट की तरह वही कर रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन जाओ, 1 दिन जाओ, वहाँ मैनेजर्स या फिर डायरेक्टर के साथ बैठो, उनको सलाह दो कि ये करो, वो करो और फिर जाके आ जाओ? नहीं। हम लोग इम्पैक्टफुल कोलैबोरेशन करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन में हमारे आने से पहले क्या था, हमारे आने के बाद क्या-क्या बदलाव आए हुए हैं। सो बिफोर एंड आफ्टर हम 100% एनालिसिस करते हैं। हम इंटीग्रिटी हमेशा रखते हैं हमारे क्लाइंट के साथ, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं और हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करने में विश्वास रखते हैं, कि जो आज तक ऐसी प्रैक्टिसेज़ मार्केट में रन नहीं हुई है, वैसे क्या इनोवेटिव प्रैक्टिसेज़ हम हमारे क्लाइंट को दे सकते हैं, उसके ऊपर हमेशा हमारा फ़ोकस रहता है। अभी आपकी कंपनी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछना है कि आप आने वाले 5 सालों में आपकी जो कंपनी है एक्सियन कंसल्टिंग, यस। उसको कहाँ पे देखना चाहते हो? आपका खुद का विज़न क्या है? जी, मेरा खुद का विज़न ये है कि फ़िलहाल हम लोग जो हमारी प्रैक्टिसेज़ है वो गुजरात लेवल तक है। सो गुजरात के बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है कि हम उसको इंडिया लेवल के ऊपर पेनिट्रेट करना चाहते हैं। और इंडिया के बाद क्योंकि हमारे वैल्यूज़ और हमारे विज़न में है, वी वांट टू बी अ ग्लोबल लीडर इंटू द कंसल्टिंग इंडस्ट्री। और आने वाले 5 साल में फ़िलहाल हमारा जो एक्स अमाउंट टर्नओवर है, क्योंकि हमने रिसेंटली सितंबर 2024 में स्टार्ट किया, सो आई आई वुड नॉट एडमिट कि मेरा करोड़ों का टर्नओवर है। लेट्स बी वेरी मच फ्रैंक टू यू। पर हाँ, वी आर प्लानिंग टू हैव ऑलमोस्ट 15 टू 17 करोड़ ऑफ टर्नओवर इन नेक्स्ट 5 इयर्स विद द सर्टेन नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हमने मेट्रो सिटीज़ के लिए प्लान की हुई है। सो ये हमारा आने वाला 5 साल का विज़न है, जो ऑलरेडी अलाइन्ड है, हमारी टीम को भी मैनिफेस्ट कर दिया गया है और उसी विज़न को हम सर्टेन वैल्यूज़ के साथ जीते हैं, जो मैंने आपको बताया। और हमारी टीम और हमारा जो व्यूअर्स है वो उनकी ब्लेसिंग आपके साथ में है कि आप अपने विज़न तक 5 साल में नहीं 4 साल में पहुँच जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका सहकार रहा तो यस, बिल्कुल पहुँच जाएँगे। डेफिनिटली। सो एक क्वेश्चंस मैं आपको फ्यूचर के लिए बताना चाहूँगा, पूछना चाहता हूँ कि भई एचआर इंडस्ट्री में आप क्या-क्या बदलाव लाना चाहते हो कि कैसे-कैसे बदलाव आने चाहिए? जी, मुझे लगता है कि
जो एचआर डोमेन है उसको और भी इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है अगर हम ऐसी सोच रखें कि एचआर सिर्फ एक ऐसी डेस्क जॉब नहीं है जहाँ पे आपका जो रूटीन 9 to 5 का 9 to 6 का जॉब है जिसके अंदर आप जाओ, सैलरीज देखो, अटेंडेंस देखो, एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंसेस हैंडल करो, कॉम्प्लायंसेस देखो, नहीं। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है जो आप कर सकते हो। आप डिसीजंस मेकर बन सकते हो, डेटा ड्रिवन मैनेजर या डेटा ड्रिवन एनालिस्ट बन सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप एचआर को लेके प्लान कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं आज मार्केट के अंदर जो इनसाइट्स आप लो और अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स रन करो और उस पायलट प्रोजेक्ट के ज़रिए कंपनी में बदलाव लाओ और वो बदलाव जो आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगा कंपनी के अंदर एंड बी एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ टफ टू रिप्लेस। वाह, ग्रेट। सो लास्ट में मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे जो व्यूअर्स है वो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोगों के 50, 100, 150, 300 लोगों के स्टाफ है। उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जी, मेरा आज के समय में सभी बिजनेसमैन और बिजनेस ओनर्स को ये संदेश है कि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो मोस्ट प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है। उसको उतनी ही वैल्यू दीजिए, उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए जितने आप सेल्स डिपार्टमेंट को देते हैं। क्योंकि अगर सेल्स डिपार्टमेंट परफॉर्म कर पा रहा है तो उसको मैक्सिमम सपोर्ट जो मिलता है वो एक अकाउंट्स और एचआर डिपार्टमेंट से आता है। एचआर डिपार्टमेंट से इसके लिए पहले मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगा क्योंकि जो टैलेंट मार्केट से लाना है, अगर आदमी ही नहीं होगा तो कंपनी में काम नहीं हो पाएगा। तो जो ह्यूमन कैपिटल है, वो ह्यूमन कैपिटल को लाने के लिए एचआर सबसे बड़ा और सबसे पहला स्रोत है। सो गिव देम द इक्वल इंपॉर्टेंस एज यू आर गिविंग टू द सेल्स डिपार्टमेंट। कंसिडर देम एज एन एक बॉडी का ऐसा अंग है जिसके बिना आप नहीं आगे सर्वाइव कर सकते हो। सो ट्रीट देम लाइक इन अ वे कि जहाँ पे आप उनको डिसीजंस मेकिंग में इंक्लूड करो। उनको पूछो कि भैया क्या सही है एक ह्यूमंस को एक हमारी जो कैपिटल है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मोटिवेट रखने के लिए और उनसे बेटर प्रोडक्टिविटी लेने के लिए। सो दिस वाह, व्हाट माय मैसेज टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स एंड द बिजनेसमैन कि एचआर इज एज इक्वल इम्पोर्टेंट एज योर सेल्स डिपार्टमेंट। वाह, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत अच्छा समय दिया हमारे व्यूअर्स के लिए और काफ़ी थैंक कुछ यू, सीखने को मिला हमारे बिजनेसमैन लोगों को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।